हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी का सामान्य परिचय, जिसमें हमने महात्मा गांधी से जीवन से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो स्टार्टिंग उनका प्रारंभिक जीवन था, जैसे कि उनके जन्म, माता पिता, उनकी शिक्षा, उनके राजनीतिक गुरु, या इन तमाम बिंदुओं पर मैंने चर्चा की थी। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, महात्मा गांधी का। जो इतने भी प्रश्न महात्मा गांधी से पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, वो उनको मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो ये महात्मा गांधी का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे महात्मा गांधी को दी जाने वाली उपाधियों के बारे में, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, क्या कथन दिए हैं। थर्ड पॉइंट है महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित उनके आश्रम या संस्थाएं। और चौथे पे हम देखेंगे एमजी, यानी कि ये मोहित गंगवार मेरा नाम नहीं है, महात्मा गांधी हैं। इनका विदेशी प्रभाव क्या पड़ा, इनकी विचारधारा पर विदेशी व्यक्तियों का, या जो धर्मनिरपेक्ष लेखक थे जैसे कि रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय, इन पर क्या प्रभाव पड़ा। और फिर हम देखेंगे एमजी की पुस्तकें, यानी महात्मा गांधी की पुस्तकें या पत्रिकाएं। तो ये 5 पॉइंट आज मैं आपको कवर कराऊंगा। ये पिछले वर्षों में सभी पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं को आधार बना के मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है महात्मा गांधी को दी जाने वाली उपाधि। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था टैगोर ने। टैगोर यानी इनका पूरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या उपाधि दी है, महात्मा की उपाधि दी है। कब कहा था महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगर आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा किस उपलक्ष्य में कहा, तब आप क्या लगाएंगे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने ये उपाधि दी थी। जब चंपारण सत्याग्रह सफलतापूर्वक गांधी जी द्वारा संचालित किया गया, उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो ये मैं आपको डिटेल में आंदोलन में भी कवर करा दूंगा। आप इतना जानिए कि चंपारण बिहार में एक स्थित जगह है, जहां पर महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर बुलाया गया था और किसानों पर 3 कटिया पद्धति, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तो उससे संबंधित है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। कब कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 को ऑल इंडिया रेडियो, जो रंगून से जो रेडियो प्रसारण चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध में या अंतिम पवित्र मुक्त युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है पूरा सुभाष चंद्र बोस का, राष्ट्रपिता उन्होंने वहां पर कहा था। ठीक। अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा। तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। इनके बारे में जानते हैं। अंतिम जो गवर्नर जनरल है स्वतंत्रता तक, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम और भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था महात्मा गांधी को। तो ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सके, वो काम महात्मा गांधी जी ने अकेले करके दिखा दिया। तो ये पूरा स्टेटमेंट था लॉर्ड माउंटबेटन का महात्मा गांधी के लिए। क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये ध्यान रखना है। अगला पूछा जाता है कि अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर, ये किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अर्धनग्न फकीर। कब कहा था? तो आपको पता होगा कि 1930, 1931 और 1932, इन 3 सन में महात्मा गांधी गए थे लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। तो ध्यान रखें, गोलमेज सम्मेलन 3 वर्षों में हुआ है, 1930, 31 और 32, जिसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे महात्मा गांधी। तो उसी दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने विंस्टन चर्चिल ने, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बाद में बनते स्वतंत्रता के समय,
तो उन्होंने कहा था कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को। ठीक, तो विंस्टन चर्चिल ध्यान रखेंगे कि क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर। अगली उपाधि जो है महात्मा गांधी को दी गई है केसर ए हिंद। ये उपाधि कब दी गई है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये उपाधि दी गई है केसर ए हिंद। किसने दी है, तो ब्रिटिश सरकार ने दी है। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों जो उस समय अंग्रेजी सैनिक थे या अंग्रेजों की मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। और यहाँ पर यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब वापस कर दी थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। वहां पर जो जनरल डायर था उसने गोली मार के जो वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी उन पर गोली चलवाकर बहुत सारे लोगों की हत्या करवा दी थी। तो उसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। और उस समय सिर्फ महात्मा गांधी ने ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां वापस की थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। ऐसे ही एक शंकरन नायर एक व्यक्ति थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और एनी बेसेंट ने भी केसर हिंद की उपाधि उस समय वापस की थी। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर केसर हिंद की उपाधि। अगला है भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था, तो ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही। ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध के समय जब महात्मा गांधी भारतीय सैनिकों की या भारतीय लोगों की को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए, उसी दौरान भारत के ही कुछ लोगों ने इनको कहा था भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो ध्यान रखेंगे भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक, भर्ती करने वाला ये भी उपाधि कब दी गई है, प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ है। तो इसी ड्यूरेशन में ये उपाधि दोनों दी गई हैं, केसर हिंद की और भर्ती करने वाला सार्जेंट। अब ये चीज हो गई हमारी उपाधि, इसमें आपकी कवर हो गई। अब देख लेते हैं इसमें कथन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसके बारे में जो पहला स्टेटमेंट हमसे एग्जाम में पूछा गया है वो है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कथन आपसे पूछा जाएगा कि किसका कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। कैसा इन्होंने क्या किया था, जो भी अंग्रेज जो भी अपना जो मैन्युफैक्चर्ड कच्चा माल भारत से ले जाते थे और वो जाकर के ब्रिटेन में बनता था और ब्रिटेन से तैयार किया हुआ माल भारत आता था बेचने के लिए। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो बना बनाया माल है उसको जला दिया जाए यहीं भारत में ही, जिससे कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके। तो इन्होंने विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को राष्ट्र के सम्मान से जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भारतीय जो व्यापारी थे उनको प्रोत्साहन मिला। तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि विदेशी वस्त्रों की अगर बर्बादी हो जाएगी, उनको जला दिया जाएगा, तो यही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार रहेगा। हालांकि आपको बता दूं जो रविंद्रनाथ टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इस बात के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी हो। अगला, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य की तरफ नहीं ले जा सकते। ये कथन पूछा जाए किसका है, तो ये कथन है किसका, महात्मा गांधी का। अगला, जो नैतिक दृष्टि से सही नहीं है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी भी सही नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट भी किसका है, तो महात्मा गांधी का है। तो ये उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बात नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वो सही नहीं हो सकती। अगला स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट तब दिया गया है जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे आज हमारे बीच नहीं रहे।
ये पूरा स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कब दिया गया है? जब ये महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, और ये पूरा जो मैंने लाइन अभी बताई थी तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा है? तो महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ये आपको कथन याद रखने हैं, और ये हो गई उपाधि। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम। यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 1893 में जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, और 1915 में वापस लौट के आते हैं। 21 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। तो उसी 21 वर्षों के दौरान ये दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के आश्रम स्थापित करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? ये जितना भी इन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा या भूख हड़ताल, ये जो भी चीजें सीखी हैं, ये सब उनका प्रयोग या उनको सीखने की जो शुरुआत है इन्हीं आश्रमों से हुई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है फिनिक्स फार्म। ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम है। कहां पर स्थापित किया गया है? डरबन में 1904 में। डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहाँ पर डरबन, यहाँ पर SA लिख देता हूं मैं इसको। फिनिक्स फार्म जो कि डरबन में है दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया गया था, और ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम है। यहां से इन्होंने क्या सीखा है? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर इन्होंने अहिंसक सत्याग्रह सीखा है। अहिंसक रूप से सत्याग्रह कैसे किया जाए, ये महात्मा गांधी ने कहां से सीखा है? तो फिनिक्स फार्म स्थापित करके वहां से सीखा है। ठीक, अगला है, तो ये आपको डेट याद रखनी है 1904, और ये कहां पर है? फिनिक्स फार्म, ये डरबन में है, और ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण अफ्रीका में पहला आश्रम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है टॉलस्टॉय फार्म। यहां से भी ये भी दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन ये जोहान्सबर्ग में है दक्षिण अफ्रीका के, और ये स्थापित किया गया है 1910 में। यहां से इन्होंने क्या सीखा है? तो यहां से इन्होंने सत्याग्रह, जो यहाँ पर इन्होंने अहिंसक सत्याग्रह सीखा है, और यहाँ पर इन्होंने इसी सत्याग्रह का प्रयोग किया है विरोध के हथियार के रूप में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह को विरोध के हथियार के रूप में प्रयोग करना सीखा। कहां पर? टॉलस्टॉय फार्म में। ये 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया है। थर्ड नंबर पे आते हैं। यहाँ पर साबरमती आश्रम लिखा हुआ है। तो साबरमती आश्रम से पहले हम यहाँ ये सत्याग्रह आश्रम देख लेते हैं। सत्याग्रह आश्रम, ये कोचरब जो लिखा हुआ है, कोचरब ये अहमदाबाद में है, गुजरात में। ये अहमदाबाद में है। कोचरब अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने कोचरब अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया है 1915 ईस्वी में, और इसी सत्याग्रह का नाम, सत्याग्रह आश्रम को 1917 में साबरमती लाया जाता है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे लाया जाता है, और इसी सत्याग्रह आश्रम का नाम बाद में बदल के क्या रख दिया जाता है? साबरमती आश्रम। इसको हम लोग इस समय जानते हैं। तो साबरमती आश्रम क्या है? यही सत्याग्रह आश्रम है जो कि 1915 में स्थापित किया गया था कोचरब अहमदाबाद में। बाद में इसी सत्याग्रह को साबरमती के पास, साबरमती नदी के पास ले जाया गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, और ये इसकी स्थापना इसके 2 साल बाद हुई है, यानी कि 1917 में हुई है। तो ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम उस समय कहाँ था? कोचरब अहमदाबाद में। अब आपको पता होगा यहाँ पर जो 1917 लिखा हुआ है, 1917 से लेकर के 1930 तक महात्मा गांधी इसी साबरमती आश्रम में रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 1917 से 1930 तक लगभग 13 वर्षों तक महात्मा गांधी इसी साबरमती आश्रम में रहे हैं। और प्रसिद्ध जो दांडी मार्च हम लोगों ने पढ़ रखा है, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने की थी, और दांडी जाकर के नमक कानून तोड़ा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की थी। ये सारी घटनाएं भी कहां से शुरू हुई हैं? साबरमती आश्रम से। ठीक, तो ये साबरमती आश्रम के बाद, साबरमती आश्रम के बाद इन्होंने स्थापित किया है सेवाग्राम आश्रम, जो कि वर्धा में है। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना की थी 1936 में। ठीक,
इसके बाद हम देख लेते हैं महात्मा गांधी पर विदेशी प्रभाव। तो महात्मा गांधी पर क्या विदेशी प्रभाव पड़ा है, किन किन व्यक्तियों का, किन धर्मनिरपेक्ष लेखकों का, यहाँ पर हम देखेंगे। जिसमें से महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव किस विदेशी लेखक का पड़ा है, तो अगर पूछा जाए तो हो जाएगा रस्किन। रस्किन की विचारधारा का महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और रस्किन की एक पुस्तक है जिससे पूछी जाती है अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक से महात्मा गांधी ने सीखा है सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने कहां से सीखी, तो अनटू दिस लास्ट से। और इसमें से अनटू दिस लास्ट पुस्तक का एक महत्वपूर्ण फेमस वाक्य है कि व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में निहित है। तो ये वाक्य से इन्होंने सर्वोदय निकाला, यानी कि सभी का उदय हो, सभी का कल्याण हो। ये सब बातें महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से सीखी हैं, तो अनटू दिस लास्ट से। इसके बाद थोरो ये भी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक है, सेकुलर राइटर। इससे इनसे सविनय अवज्ञा और करबंदी इन्होंने सीखी है। सविनय अवज्ञा और करबंदी महात्मा गांधी ने किस लेखक से सीखी है, तो थोरो की पुस्तक से सीखी है। और टॉलस्टॉय ये रूस के एक दार्शनिक है। इन्हीं के नाम पर ही यहाँ पर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में की थी। तो यही जो टॉलस्टॉय है, यहाँ से इन्होंने सीखा है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ये टॉलस्टॉय की पुस्तक में एक लिखित वाक्य है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। और यहीं से इन्होंने निकाला है अहिंसक असहयोग। अहिंसक असहयोग की अवधारणा महात्मा गांधी ने किससे सीखी, प्रश्न पूछा जाए तो टॉलस्टॉय से। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए, आपको ध्यान रखने हैं। तो महात्मा गांधी पर विदेशी प्रभाव 3 व्यक्तियों का, रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय। रस्किन से सीखा इन्होंने सर्वोदय की अवधारणा। रस्किन की पुस्तक का नाम अनटू दिस लास्ट। व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में निहित है, ये किसमें लिखा हुआ है, तो अनटू दिस लास्ट इसमें। अब यहाँ देख लेते हैं महात्मा गांधी की पुस्तकें। यहाँ पर महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं, ये वॉर एंड पीस लिखा हुआ है, वॉर एंड पीस। ये टॉलस्टॉय की एक फेमस बुक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। समाचार पत्र हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन ओपिनियन, ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया और हरिजन। ये 4 समाचार पत्र हैं जिनका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। अगर पूछा जाए इंडियन ओपिनियन 1903 में, ग्रीन पैम्पलेट 1896 में, यंग इंडिया 1919 में और हरिजन का संपादन शुरुआत हुई है 1932 में। ध्यान रखेंगे जो इंडियन ओपिनियन है, इसके जो प्रथम संपादक थे ये कौन है, मनसुख। तो ये मनसुख नाम आप ध्यान रखेंगे। और इन 4 समाचार पत्रों के अलावा महात्मा गांधी की 2 प्रमुख पुस्तकें आपको ध्यान रखना है, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के मेरे प्रयोग, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनकी आत्मकथा है। तो ये ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो है सत्य के मेरे प्रयोग। तो ये सब है महात्मा गांधी के बारे में 5 पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए आंदोलन और महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो उनके दर्शन हैं, उनके सिद्धांत हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय।